लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी। छटाक पर हंसी, अरे क्या? छटाक पर खुशी। ए भाई लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति पनवर और स्वागत करती हूँ अपने प्रिय किसान बहन और भाइयों का उनके प्रिय कार्यक्रम में, जिसका नाम है छटाक भर खुशी। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो? और कोई काम नहीं है क्या? काम है तो मैरी कॉम से, मैं उनसे बॉक्सिंग सीखना चाहती हूँ। श्रुति जी, आप जानती हैं वो 7 बार विश्व विजेता बन चुकी हैं, महिलाओं की आदर्श हैं, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि वो किस मिट्टी की बनी हैं। अरे वो मणिपुरी मिट्टी की बनी हुई हैं, तभी तो उनमें दमखम मणिपुरी है। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है दीदी, क्योंकि उनके ऊपर फिल्म बनाई जा चुकी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और सब जानते हैं कि कैसे मणिपुर की एक छोटी सी लड़की पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। विश्व में मणिपुर की तैरती झील भी उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। बस 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 बस, माना कि तुम डिजिटल हो दीदी, और ये भी मान लिया कि मणिपुर में झील है, लेकिन तैरती झील उद्यान, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जी नहीं, हाँ? कुछ ज्यादा नहीं है। और अगर मैं मणिपुर की कुछ बातें बताने और दिखाने जाऊं तो कई एपिसोड लग जाएंगे। और झील के बारे में बता दूं कि लोकताक झील मणिपुर राज्य की एक झील है। अभी तो काले चावल की खीर, मणिपुर बाजार और वहाँ के मुक्केबाज ट्रेनिंग सेंटर भी दिखाऊंगी, और ये भी दिखाऊंगी कि वहाँ की महिलाएं कितनी स्वावलंबी हैं। हाँ दीदी, अब बताओ मत, हम सबको दिखाओ, ताकि हमें भी तो पता चले कि जो तुम कह रही हो वो है भी कि नहीं। श्रुति जी, डीडी नहीं बोलती है झूठ, और मैं अब आपको दिखाऊंगी मणिपुर। तो चलिए देखते हैं। यह मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील है, जो संभवतः देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह भी शायद दुनिया में एकमात्र अस्थायी झील है यह लगभग गायब हो गई संगई मणिपुर भौं सिंह वाली हिरण की अंतिम प्राकृतिक शरण स्थली है। यह झील मणिपुर की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पनबिजली उत्पादन, सिंचाई और पेयजल के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह झील ग्रामीण मछुआरों के लिए आजीविका भी प्रदान करती है। यह मोइरंग का त्रिकोणीय माहौल है, जहां 1944 में 14 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार भारत की धरती पर फहराया गया था। कमांडर कर्नल एस.के. मलिक के नेतृत्व में विजयी भारत राष्ट्रीय सेना के इसी स्थान पर यहाँ तिरंगे को फहराया गया था। यह स्मारक स्वतंत्रता की लड़ाई में वीरता की याद दिलाने के लिए खड़ा है। यह संग्रहालय युद्ध के छोटे छोटे कोनों को समाहित करता है। काला चावल मणिपुरी कृषि जगत का अनूठा सामान है। इस चावल और दूध से बना व्यंजन खीर है। काले चावल को उबलते दूध में डाला जाता है, बाद में चीनी और कुछ मसाले मिलाए जाते हैं।
परोसने के लिए केले के पत्तों से बने कप का इस्तेमाल किया जाता है। खेल और मणिपुर तेजी से एक दूसरे का पर्याय बनते जा रहे हैं। खास तौर पर बॉक्सिंग ने प्रदेश को गौरव के शिखर पर पहुंचाया है। सात बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम पसंद के साथ विश्व चैंपियन सरिता देवी, राष्ट्रीय और एशियाई चैंपियन डिंको सिंह शान से रोशनी की तरह चमक रहे हैं। वे अब हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सुबह और शाम को खिलाड़ी इम्फाल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के स्टेडियम में एकत्रित होते हैं। प्रशिक्षकों की चौकस नजरों के तहत सब सीखते हैं और अभ्यास करते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तुमने तो वाकई में दीदी भारत की विभिन्न संस्कृतियों को ना एक साथ जोड़ दिया है। अद्भुत, बहुत अद्भुत। और खास करके पूर्वोत्तर भारत तो कमाल है, क्यों है ना कमाल मेरे दोस्तों। पूरा पूर्वोत्तर दिखाऊंगी। भारत की भाषा, बोली, संस्कृति, खेती सब होगा, जिसमें होगी मिठास और बहुत कुछ होगा खास। बस 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 बस, एक एक करके दिखाओ, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। छटाक पर खुशी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हाँ सुबेदार चाचा, हाँ प्रणाम। का बाढ़ आ गई? अरे तो परेशान क्यों हो रहे हैं? हर साल तो बाढ़ आती है। अरे तो परेशान मत होइए, जो नुकसान हुआ है ना सरकार उसकी भरपाई जरूर करेगी। अरे खेती में तो इतना नुकसान उठाना पड़ता है ना चाचा जी। अरे नहीं फेमस लाल जी, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। अब फसल में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। कैसे नहीं उठाना पड़ेगा मैडम जी? बात बताइए, बाढ़ आया, फसल डूब गई तो बर्बादी हुई ना। अरे आप लोग ना हमको एकदम मेरा मूर्ख समझते हैं। अब बात ही आप ऐसी करते हैं तो समझने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाचा जी से पूछिए, क्या फसल का बीमा कराए हैं? लीजिए सुबेदार चाचा, आप बीमा कराए हैं? जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, यहाँ तक कि अपने गाड़ी का भी बीमा कराए हैं। देखिए बीमा कराए हैं। फसल बीमा कराए हैं? चाचा फसल बीमा कराए हैं? फसल बीमा? हाँ। उसको कराने का क्या फायदा है? अरे एक बात बताइए, आप जो बाकी बीमा कराए उससे क्या फायदा होगा? उससे तो हमको कभी दुर्घटना हो गया या कुछ नुकसान हो गया तो उस नुकसान का भरपाई मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। फसल बीमा कराते तो उनकी बाढ़ के कारण जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनको उसका मुआवजा मिल जाता। अच्छा ठीक 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 ठीक। चाचा सुनिए, आप सब चीज का बीमा करा लिए पर फसलों का बीमा भूल गए हैं। हाँ तो हम ना अभी जानकारी लेकर आपको सब कुछ बताते हैं। हाँ दोबारा फोन करते हैं, ठीक ना? हाँ ठीक ठीक, प्रणाम।
तो दीदी अब आपको एक और काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपको फेमस लाल जी को और हमारे किसान बहन और भाइयों को बताना होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो सुनिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है, जिसका लक्ष्य भारतवर्ष में कृषि को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान अपनी फसल का बीमा बहुत सस्ती दरों में करवा सकते हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपना अपना योगदान देंगी, अर्थात बजट का हिस्सा दोनों वहन करेंगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा भुगतान की जिम्मेदारी कृषि बीमा कंपनी के कंधों पर होगी। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? जी बिल्कुल बताती हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा करवाने के लिए कुछ कागजों की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप अपने सभी ज़रूरी कागजात स्कैन करके ही बैठें। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इन सभी को फ़ोन के कैमरे से खींचकर फ़ोन के ही ज़रिए ऑनलाइन भर सकते हैं। पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड चल सकता है। बोई गई फसल का माप हेक्टेयर में, बोई गई फसल की तिथि, बीज बोने का प्रमाण पत्र राज्य के संबंधित विभाग से लिया जा सकता है। जमीन संबंधी कागजात, कैंसिल किया हुआ चेक या फिर पासबुक की प्रति और आवेदनकर्ता की फोटो भी चलेगी। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है हम सभी किसान बहन भाइयों को। लेकिन एक और चीज आप बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम दर के बारे में क्या क्या बातें हैं? हाँ। जी बिल्कुल। इस योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवाने पर कुछ दरें लागू होंगी। जैसे बागवानी का मतलब बागीचे से है। बागीचा जैसे फूलों का बागीचा, फल के बागीचे, इन सब पर 5% की दर से प्रीमियम भरकर आप बागीचे का बीमा करवा सकते हैं। माना कि आपने अपने बागीचे का 1 लाख का बीमा करवाना है तो आपको प्रीमियम के तौर पर 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। और खरीफ की फसल में प्रीमियम की दर 2% खरीफ की फसलों से मतलब जैसे धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, गन्ने से है। इसमें आपको 1 लाख के बीमे पर लगभग 2,000 रुपये प्रीमियम के तौर पर देने पड़ेंगे। और रबी की फसल के लिए प्रीमियम की दर 1.5% है। इसमें 1 लाख के बीमे पर आपको लगभग 1,500 रुपये प्रीमियम के तौर पर देने पड़ेंगे। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मसूर सम्मिलित हैं। तिलहन की फसल का मतलब ऐसी फसल जिसमें वानस्पतिक तेल का उत्पादन किया जाता है। इन फसलों में मुख्य रूप से मूंगफली, सरसों, तिल, सोया है। इसमें इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम भरने की दर भी 1.5% ही तय की गई है। इसमें भी आपको 1 लाख रुपए के बीमे पर 1,500 रुपये प्रीमियम के तौर पर देने पड़ेंगे। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं? अरे बहुत लाभ उठा सकते हैं आप, बताते हैं हम आपको। यदि आप किसान हैं तो आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो जाएगी तो आप इसका प्रीमियम भर के और थोड़ी बहुत कागजी काम पूरा करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक। समझे? जी 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 मैडम। लिख लीजिए ताकि आप अपने सूबेदार चाचा को समझा सकें। और हाँ, हमारे जो दर्शक यानी कि हमारे किसान बहन और भाई हैं वो भी अच्छी तरह से जान सकें। अच्छा मैडम जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्या क्या फायदे हैं और इसे हम क्यों लें? फेमस लाल जी, फायदे ही फायदे हैं। सुनिए, प्राकृतिक आपदा के कारण यदि किसी किसान की फसल का नुकसान होता है तो फसल बीमा योजना के माध्यम से उसकी बर्बाद हुई फसल का 25%, लिखिए फेमस लाल जी, 25% उस किसान को तुरंत मिल जाएगा।
जबकि बाकी बचे हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा कुछ औपचारिकताएं करने के बाद भी दी जाएंगी। इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए सरकार ने किसानों पर कोई बैरियर अर्थात सीमा निर्धारित नहीं की है। फसल बीमा योजना का लाभ हर प्रकार का छोटा बड़ा किसान ले सकता है। इस बीमा योजना के अंतर्गत बीमा निकासी की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया जाएगा, जिससे किसानों को अपना पैसा निकालने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़े। इस योजना को सफल बनाने के लिए वित्त में और अन्य संसाधनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी संभावित है। फसल बीमा योजना का लक्ष्य लगभग सभी किसानों को इस योजना से लाभ दिलाने में है। यदि बीज के बोते समय आपके पास पैसे नहीं है और आपने किसी से उधार लेकर अपने खेतों में बीज बोया है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप फसल बीमा योजना के लिए अयोग्य हो गए। आप किसान हैं तो आप हर हाल में इस योजना के लिए योग्य हैं। इस योजना को सफल बनाने और किसानों के जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस योजना के तहत पैसा निकासी मोबाइल फोन के द्वारा भी हो जाए। फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए जो प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है, वो राशि पुरानी फसल बीमा योजना से लगभग 25% से 30% तक कम है। यदि किसी फसल का नुकसान होता है और उस किसान के पास स्मार्टफोन है, तो संभावित है कि बीमा का भुगतान करने वाली कंपनी स्मार्टफोन के द्वारा ही नुकसान हुई फसल का फोटो मंगवाकर उसके दावे को पास कर उसको उसके नुकसान के पैसे दे दे। अर्थात इस योजना के अंतर्गत तकनीकी का उपयोग हो सकता है। दीदी, अब आप बताइए हमारे किसान बहन और भाइयों को एक बार और कि फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, और खासकर हमारे फेमस लाल जी को बताइए, वरना ये ऐसे ही घूमते रहेंगे। हाँ जी बताती हूँ। जैसे कि हमने कहा था कि सरकार की कोशिश है कि फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराना बेहद आसान हो और इसमें अधिक से अधिक तकनीकी का उपयोग हो। इसी बात के मद्देनज़र भारत सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस नाम की वेबसाइट बनाई है। इसमें भारतवर्ष का कोई भी किसान, चाहे वो किसी भी राज्य से संबंधित हो, ऑनलाइन इंश्योरेंस करा सकता है। इसके अलावा मोबाइल के बढ़ते उपयोग को देखते हुए विभिन्न प्रकार की मोबाइल एप्लीकेशन जैसे क्रॉप इंश्योरेंस किसान सुविधा की संरचना की गई है। इस क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के माध्यम से आप बैंक से या फिर डायरेक्ट बीमा कंपनी से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। वैसे मेरे मन में अभी भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बहुत सारे संदेह हैं कि प्रीमियम कब, कैसे और कितना भरना चाहिए। फेमस लाल जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। और आसान भी है। सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद उनके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर उनको इंश्योरेंस कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखाई देगा। बस इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सामने अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर उनको आसानी से पूछी गई कुछ जानकारियाँ जैसे फसल का चयन, साल, स्कीम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, क्रॉप आदि का चयन करना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करते ही प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा। यही नहीं, उन्हें अगर कोई शिकायत भी दर्ज करानी है तो वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर उनको टेक्निकल ग्रीवेंस का ऑप्शन पर क्लिक करके इस पेज पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कमेंट्स को दर्ज करके अपनी समस्या भी बता सकते हैं, जिस पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होती है। अब आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में समझ गए हैं, तो अपने चाचा सूबेदार जी को भी फ़ोन करके बता दीजिए कि वो फसल का बीमा करा लें।
फेमस लाल जी, अब शांत होकर आराम से देखिए क्या क्या लिखा है आपने, और शांत होकर सूबेदार चाचा को भी समझा दीजिए। हम आशा करते हैं कि हमारे किसान बहन और भाइयों को भी पूरी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। देखिए देखिए आप, क्योंकि अभी हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ठीक है चाचा, समझ गया ना? हाँ ठीक ठीक ठीक, प्रणाम। फेमस लाल जी अच्छे से समझा दिए सूबेदार चाचा जी को। अब कोई समस्या तो नहीं ना? अरे मैडम, ये समस्या वो समस्या होगी, लेकिन वो जो हमारे चाचा के भाई है ना, हाँ और क्या नाम है, फौजदार, हाँ। अरे उनको समझाना अपने सर पे ईंट मारने के बराबर है। फेमस लाल जी, ईंट मत मारिएगा, नहीं तो सर पर चोट लग जाएगी। और आप जानते हैं ना ईंट बनाने में कितनी मेहनत लगती है। नहीं नहीं, हमको तो पता ही नहीं। अरे हमको सब पता है, हाँ, कि मिट्टी डाली जाती है, पानी डाला जाता है, फिर उसको अच्छे से कूदा जाता है, फिर उसको सांचे में डाल के धूप में सुखाया जाता है, फिर भट्टी में डाल के पकाया जाता है और ईंट तैयार। बस हो गया? ऐसा नहीं है फेमस लाल जी। कुछ किसान बहन और भाई खेती किसानी के बाद जो समय बचता है उसका उपयोग ईंट पात के भी करते हैं और अच्छा मेहनताना भी कमाते हैं। पूरी प्रक्रिया मैं दिखाती हूँ, तो चलिए। चलिए। ईंट आज हमारे घर की बुनियाद से लेकर स्काई स्क्रेपर बनाने तक की आधार है। 10,000 साल पुरानी ईंटें मध्य पूर्व में पाई गई थीं। सभ्यता की उदाहरण की बात करें तो जिन्होंने कीचड़ ईंट को बनाया था वे प्राचीन मिस्रवासी और सिंधु घाटी सभ्यता के थे, जहां ये विशेष रूप से उपयोग किया गया। मिट्टी की मड़ाई से लेकर ईंटों की पथाई की एक प्रक्रिया है। आज ईंटों को भट्टों में पकाया जाता है और वो 3 तरह के होते हैं। पहले खुले भट्टे जैसे पजावे, दूसरे अर्ध अनवरत और तीसरे हैं अनवरत, यानी कि लगातार चलने वाले भट्टे। खुले भट्टे की बात करें तो इसकी ईंटें गीली मिट्टी से बनाई, सुखाई, फिर ताप का पूर्ण असर आने के लिए एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इकट्ठा की जाती हैं। कच्ची ईंटों के समूह को अंग्रेजी में क्लैम्प कहते हैं। इन कच्ची सुखाई ईंटों की 5-6 कतारें रख दी जाती हैं। फिर ईंटों और जलावन को एक के बाद एक करके रखा जाता है। जो जो ढेर ऊंचा होता जाता है, जलावन के स्तर की मोटाई धीरे धीरे कम कर दी जाती है। सब कुछ भर जाने के बाद ढेर पर गीली मिट्टी छोप दी जाती है, जिससे भीतर की ऊष्मा यथासंभव भीतर ही रहे। ढेर को पूरी तरह से जलने में 6 से लेकर 8 सप्ताह तक लग जाते हैं और इसके ठंडे होने में भी इतना ही समय लगता है। इस प्रोसेस में जलावन भरसक कम लगता है, लेकिन ईंटें बढ़िया मेल की नहीं बन पाती। भारत में ईंट बनाने की प्रक्रिया आमतौर पर एक मानवीय प्रक्रिया है, जो 19वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश इंजीनियर W. बुल द्वारा विकसित किया गया था। एक अंडाकार या गोलकार खाई 6 से 9 मीटर चौड़ी, 2 से 2.5 मीटर गहरी और 100 से 150 मीटर की परिधि में खोदी जाती है। एक लंबे निकास चिमनी को बीच में निर्मित किया जाता है। आधी या आधी से अधिक खाई हरी बिना पकी ईंटों से भरी जाती है, जो एक खुले जालक पद्धति में एयर फ्लो को अनुमति देने के लिए इकट्ठा की जाती है। जाली को पक चुकी ईंटों की एक परतदार छत से बंद किया जाता है। कार्यवाही में नई हरी ईंटें पाटन ईंटों के साथ ईंट एक छोर पर ईंट के साथ इकट्ठा की जाती है। शीतल पकी हुई ईंटें अन्य छोर से परिवहन के लिए हटा दी जाती हैं। ईंट के बीच में श्रमिक ईंधन जैसे कि कोयला,
लकड़ी या तेल ढुलाई के द्वारा खाई के ऊपर ईंटों के पकने के लिए बने छत के छेदों में डालते हैं। BTK डिजाइन का लाभ यह है कि यह क्लैंप या स्कोव भट्टों की तुलना में अधिक ऊर्जा की बचत करता है। हाँ, तो ऐसे बनती है ईंट। वाकई में दीदी बहुत अच्छी जानकारी आप देती हैं हमें भी और हमारे किसान बहन और भाइयों को भी। थैंक यू श्रुति जी। लेकिन अब हम ना ईंट को सर पे नहीं मारेंगे। हाँ, ताकि ईंट तो टूटेगी नहीं, हमारे खोपड़ी जरूर टूट जाएगी। अब चाहे चाचा जी को कितना भी समझाना पड़े, हम समझाएंगे। वेरी गुड फेमस लाल जी। आप जानते हैं ईंट बनाने के लिए मिट्टी के साथ साथ मेहनत भी लगती है, तब जाके बनती है ईंट और फिर बनते हैं घर और बिल्डिंग्स। फेमस लाल जी, आप बताइए कि ईंट आपको मिट्टी की चाहिए या सोने की? अरे मैडम जी, आप भी ना हमारा खिंचाई करती रहती हैं। हम कहाँ साधारण सा आदमी हुए हैं। अरे मिट्टी से जुड़ा रहता हूँ हमेशा। हाँ, वो और बात है कि आप कभी कभी मिट्टी पर फिसल जाते हैं और आपका जुड़ाव टूट जाता है। अरे आप देवियाँ, हाँ, हमें छोड़ दीजिए। हाँ। हमारा ना निकलना ही ठीक है यहाँ से, हम जा रहे हैं। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ जा रहे हैं आप? टाटा अच्छा फेमस ठीक लाल है, जी। टाटा, बाय बाय। वैसे ठीक ही है, अब वक्त भी हो गया है आप लोगों से अलविदा बोलने का। ढेर सारी जानकारी के साथ हम फिर से आपके पास आएंगे। तब तक देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है छटाक भर खुशी। और तब तक अपना ख्याल रखिए। हम दोनों की ओर से नमस्कार।